नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एक ऐसा सिस्टम जो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है और विरोधाभासों से भरा हुआ है। तो चलिए मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि 2025-26 में इसकी असल तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम इस सिस्टम के पैराडॉक्स यानी इसके विरोधाभास को समझेंगे। फिर हम इसकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे उन गंभीर चुनौतियों की जो आज भी मौजूद हैं। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस विशाल सिस्टम को सुधारने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है। इस सिस्टम की विशालता का अंदाजा लगाने के लिए बस इस एक नंबर के बारे में सोचिए, 24.8 करोड़। जी हाँ, इतने बच्चे भारत के स्कूली सिस्टम का हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अमेरिका, ब्राजील और इंडोनेशिया इन तीनों देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इतना बड़ा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और यहीं से शुरू होता है असली विरोधाभास। देखिए, एक तरफ भारत की महत्वाकांक्षा है एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनने की, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सीखने की कमी का संकट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है और परीक्षाओं का इतना ज्यादा दबाव है कि सिस्टम चरमरा रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एक ऐसी सफलता की कहानी है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए कि कैसे भारत ने लगभग हर बच्चे को स्कूल के दरवाजे तक पहुंचाया। अब ये कामयाबी आंकड़ों में कैसी दिखती है, जरा देखिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट की वजह से 6 से 14 साल के 98% से ज्यादा बच्चे आज स्कूल में हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, छोटे बच्चों की प्री प्राइमरी शिक्षा में भी जबरदस्त उछाल आया है। टीचर्स की संख्या भी बढ़ी है और वो स्कूल जहां एक भी बच्चा नहीं था, उनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है। मतलब पहुंच के मामले में ये एक शानदार उपलब्धि है। लेकिन बच्चों को स्कूल के गेट के अंदर लाना ही तो सब कुछ नहीं है ना। असली सवाल तो ये है कि जब क्लासरूम का दरवाजा बंद होता है तो उस चार दीवारी के अंदर आखिर हो क्या रहा है। और देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को सफलता से सीधे संकट की ओर मोड़ देता है। और जो आंकड़े इस सवाल के जवाब में सामने आते हैं वो सच में बहुत चिंताजनक हैं। 2024 की एसर रिपोर्ट का ये आंकड़ा देखिए। इसे लर्निंग पॉवर्टी या सीखने की गरीबी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा और डरावना है। अगर कोई बच्चा तीसरी क्लास तक ठीक से पढ़ना नहीं सीख पाया तो वो आगे की क्लासों में पढ़कर कैसे सीखेगा। मतलब जो बुनियाद है वही कमजोर पड़ रही है। और ये हाल सिर्फ पढ़ने लिखने का नहीं है, गणित में भी हालत कुछ ऐसी ही है। सोचिए, 5वीं क्लास के 70% बच्चे यानी 10 में से 7 बच्चे एक आसान सा भाग का सवाल भी नहीं कर पाते। ये वो बुनियादी स्किल्स हैं जिनके बिना आगे की पढ़ाई लगभग नामुमकिन है। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है जो अक्सर हमारी नज़रों से चूक जाती है, सिंगल टीचर स्कूल। जरा सोच कर देखिए, देश में 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक टीचर है जो क्लास 1 से लेकर 5 तक के सभी बच्चों को सभी विषय पढ़ा रहा है। ये एक तरह से नामुमकिन काम है और इसका सीधा असर 33 लाख से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि देश के लगभग आधे मतलब 40% से ज्यादा स्कूल आज भी इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं हैं। आज के ज़माने में ये डिजिटल खाई मॉडर्न एजुकेशन के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अच्छा, तो सालों की स्कूलिंग के बाद क्या होता है? जब ये बच्चे बड़े होकर डिग्री लेते हैं तो क्या हमारा सिस्टम उन्हें असल दुनिया के लिए, नौकरियों के लिए तैयार कर पाता है? चलिए अब इन नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 का ये आंकड़ा देखिए। ये कहता है कि हमारे कुल ग्रेजुएट्स में से सिर्फ आधे से थोड़े से ज़्यादा ही असल में नौकरी के काबिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 45% युवाओं के हाथ में डिग्री तो है, पर वो स्किल्स नहीं है जो एक अच्छी नौकरी के लिए चाहिए। और जब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो एक और विरोधाभास सामने आता है। जहां MBA और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में एम्प्लॉयबिलिटी 70% से ज्यादा है, वहीं पॉलिटेक्निक, जिनका काम ही वोकेशनल ट्रेनिंग देना है, वहां से निकले सिर्फ 33% छात्र ही नौकरी के काबिल हैं। ये दिखाता है कि हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की ज़रूरतों से मेल नहीं खा रही है। अब एक और बहुत दिलचस्प विरोधाभास की बात करते हैं और ये महिलाओं से जुड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंस और टेक्नोलॉजी यानी स्टेम में महिला ग्रेजुएट्स के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है,
लेकिन सामाजिक दबावों और दूसरी वजहों से इनमें से बहुत सी प्रतिभाशाली लड़कियां कभी नौकरी तक पहुंच ही नहीं पाती। इसी को कहते हैं लीकी पाइपलाइन, मतलब टैलेंट सिस्टम से निकलता तो है पर करियर तक नहीं पहुंच पाता। अब हम इस सिस्टम के एक बहुत ही दर्दनाक और अंधेरे पहलू की बात करने जा रहे हैं। ये नंबर है 13,892। ये 2023 में छात्र आत्महत्याओं की संख्या है और सबसे डरावनी बात यह है कि पिछले दशक में इसमें 65% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है हमारे देश में हर दिन लगभग 38 बच्चे अपनी जान ले रहे हैं। और इस भयानक आंकड़े के पीछे की वजह है एक अदृश्य महामारी, मेंटल हेल्थ का संकट। ये रिपोर्ट बताती है कि 5 में से 1 छात्र शायद ही कभी शांत या प्रेरित महसूस करता है। ये एकेडमिक दबाव, गलाकाट कंपटीशन, तनाव और चिंता की एक ऐसी तस्वीर है जो हमारे छात्रों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। तो इतनी सारी चुनौतियों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या इस इतने बड़े और जटिल सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ किया जा रहा है? सरकार का जवाब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। इसके 4 बड़े स्तंभ हैं। पहला, 14,500 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल बनाना जो मॉडल की तरह काम करेंगे। दूसरा, परख नाम का एक नेशनल सेंटर बनाना जो सभी बोर्ड्स के लिए टेस्टिंग को एक जैसा बनाएगा। तीसरा, सिर्फ नंबर वाले रिपोर्ट कार्ड की जगह 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड लाना। और चौथा, रट्टा मारने की जगह करके सीखने यानी स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करना। छात्रों पर इस बेहिसाब दबाव को कम करने के लिए अब कोचिंग इंडस्ट्री को भी नियमों के दायरे में लाया जा रहा है। नए नियमों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के एडमिशन पर रोक और 100% सफलता का वादा करने वाले झूठे विज्ञापनों पर बैन जैसे कई अहम कदम शामिल हैं। हालांकि इन्हें जमीन पर लागू करना अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब किसी भी बड़े बदलाव के लिए पैसा तो चाहिए ही, और यहाँ एक अच्छी बात देखने को मिली है। स्कूल एजुकेशन के बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई है और ये अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में अब स्कूली शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। भारत आज एक चौराहे पर है। अगर हम अपनी शिक्षा की क्वालिटी और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के संकट को ठीक कर पाए तो हमारी ये विशाल युवा आबादी देश के लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी एक वरदान साबित होगी। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो यही आबादी एक डेमोग्राफिक डिजास्टर यानी एक आपदा में बदल सकती है। इस पूरे विश्लेषण पर आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इन विषयों पर रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।